अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा रांझा और आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक। मई का महीना दुनिया भर में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के तौर पे मनाया जाता है। लेकिन एक तल्ख़ हकीकत ये भी है कि हम आजकल के नौजवानों के अंदर एंजाइटी, लोनलीनेस और डिप्रेशन एक खतरनाक हद तक बढ़ते हुए देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया में तकरीबन 7 लाख से ज़ायद लोग हर साल अपनी ज़िंदगी को सुसाइड के बायस में गंवा देते हैं। एक और अफ़सोसनाक बात ये भी है कि हमारे साउथ एशियन हाउसहोल्ड्स के अंदर डिप्रेशन को अक्सर ईमान की कमज़ोरी, अपना अटेंशन सीकिंग और एक ड्रामा समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं। इसीलिए आज हम हेल्थ टॉक पे एक बहुत ही मुश्किल लेकिन ज़रूरी सवाल को उठा रहे हैं कि क्या हम अपने नौजवानों को इस हद तक ज़हनी दबाव के अंदर लेके आ गए हैं कि वो अक्सर जीना जो है बहुत मुश्किल समझते हैं, और क्या हम वार्निंग साइंस को देख रहे हैं या हमको नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आसिम शाह, जो कि ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर पिछले 27 ईयर्स से एज साइकाइट्रिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं और करंटली बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के अंदर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिद, कैसे हैं आप? वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला शो के ऊपर और हमारे साथ डिस्कशन कर रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर आज। माय डॉक्टर साहब, प्लेज़र, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एक सुसाइड है, ये आजकल के ज़माने में हम इतना सुन रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और अब दीगर जो ममालिक हैं उनके अंदर एक रेट बढ़ रहा है ओवरऑल। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या वाक़ई में ये रेट्स बढ़ चुके हैं या सोशल मीडिया के थ्रू हमें फर्स्ट टाइम जो है इसकी हकीकत जो है खुल के आई है? इसमें दोनों फैक्टर्स हैं। ऑफ़ कोर्स हर चीज़, हर बीमारी सोशल मीडिया से हमें ज़्यादा पता चल रही है पहले की निस्बत, जो कि एक हद तक अच्छी चीज़ भी है कि अवेयरनेस हो रही है, तो वो तो एक अच्छी पहलू है, अच्छा पहलू है। लेकिन सुसाइड के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, और जिसमें जो अलार्मिंग फैक्टर है वो ये कि हम देसियों में ये चीज़ें काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, और यंग देसियों में जो टीनेजर्स हैं उनमें सुसाइड बढ़ती जा रही है। जिसका एग्जांपल अगर आप ये ले लें कि अमेरिका में, जिस मुल्क में हम रहते हैं, 14 टू 24 एज ग्रुप अगर आप बात करें उसमें, तो उसमें सुसाइड जो है वो दैट हैज़ बिकम द नंबर 2 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, which is very सही। alarming if you think about it. राइट। It didn't used to be like that. It is very alarming. Number 2, that's very alarming. और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे, लेकिन अलार्मिंग होते जा रहा है। और इस मुल्क में, अमेरिका में, तकरीबन हर साल 50,000 सुसाइड से डेथ होती है। हर 12 मिनट में एक डेथ होती है सुसाइड से। लेकिन ये तो वो रिपोर्टेड सुसाइड्स हैं। इसके अलावा बिल्कुल। तकरीबन इतनी ही या इससे ज़्यादा डेथ्स हैं जो कि सुसाइड्स होती हैं, जो कि रिपोर्ट नहीं होती। और रिपोर्ट क्यों नहीं होती? रिपोर्ट इसलिए नहीं होती कि कई लोग सुसाइड छुपाते हैं, या उनको पता नहीं होता कि सुसाइड है, ये बाद में पता चलती है, तो रिपोर्ट नहीं होती। रिपोर्ट सिर्फ वो सुसाइड होती है जो कि कॉरोनर से ऑटोप्सी के बाद डिक्लेयर हो एज सुसाइड। तो कई सुसाइड तो डिक्लेयर नहीं होती या रिपोर्ट नहीं होती। मेरा मकसद इस प्रोग्राम का ख़ासकर ये है, ये हर मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का या सुसाइड से रिलेटेड प्रोग्राम का ये होता है कि सुसाइड का नंबर 1 रिस्क फैक्टर जो है वो प्रीवियस सुसाइड है, यानी कि पिछली सुसाइड है या प्रायर सुसाइड अटेम्प्ट है। ठीक और है। यूजुअली लोग 4 5 6 अटेम्प्ट्स करते हैं, जिसके बाद जाके अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब होते हैं। तो अगर मैंने ये कहा कि 50,000 लोग साल में सुसाइड करते हैं, तो आप ये सोचें कि आधे मिलियन के करीब लोग जो है वो अटेम्प्ट्स करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते। तो इस सही। वक्त मुल्क में आधे मिलियन के करीब वो लोग मौजूद होंगे यूएस में, जिन्होंने सुसाइड की अटेम्प्ट की होगी लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वो ट्राई कर सकते हैं दोबारा। तो अगर हमारे इस प्रोग्राम की तवज्जुद से हम में से कोई भी ये प्रोग्राम देखे और कोशिश करे कि उन लोगों की फ्यूचर अटेम्प्ट को हम प्रिवेंट कर सकें, तो दैट विल बी a very good attempt, and that will be the best thing we can do today. और क्योंकि एक लाइफ अगर आप बचा सकते हैं तो that is the best thing you can do.
बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बोली। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने थोड़ा-सा स्टैटिस्टिक्स शेयर किए कि एज 14 से 24 के अंदर बढ़ता हुआ रेट नज़र आ रहा है सुसाइड का। ये तो बहुत ही जी, यंग एज है, 14 तो आप बेयरली लाइफ स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो जी, आप अपनी प्रैक्टिस में क्या देखते हैं कि क्या डिप्रेशन जो है वो नंबर 1 तरीके से लोगों को क्या मोटिवेट कर रहा है सुसाइड करने के लिए? और अगर आप थोड़ा-सा डिस्कस कर दें कि डिप्रेशन के दौरान ब्रेन के केमिकल्स में क्या अप डाउन इम्बैलेंस होता है? जी। तो सुसाइड जो है ना वो कहते हैं कि ठीक है, डिप्रेशन इज़ अ फैक्टर। डिप्रेशन में 15 टू 20% सुसाइड का रेट होता है। स्किज़ोफ्रेनिया जी। में 10% सुसाइड का रेट होता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में 10% सुसाइड का रेट होता है। बट दीज़ आर 10-20%। ये नहीं कि किसी को डिप्रेशन है तो 100% सुसाइड का रेट है। हुँ, हुँ। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको डिप्रेशन है वो सुसाइड नहीं करते। राइट। सुसाइड इज़ अ एक्ट ऑफ इम्पल्सिविटी, मीनिंग हुँ, हुँ। अगर आप एकदम इम्पल्सिव हो जाएँ, तो यू कैन ट्राई टू हर्ट योरसेल्फ और कमिट सुसाइड। तो कहने से राइट। मुराद है कि अगर कोई आदमी डिप्रेस्ड है और उसके साथ-साथ वो इम्पल्सिव भी है, इम्पल्सिव की डेफिनेशन ये है कि अगर एकदम वो जल्दी में जल्दबाज़ी में कोई भी फैसला करे, तो वो कोई ऐसा काम कर सकता है। अब मिसाल के तौर पे हुँ, मैं हुँ। टेक्सास में रहता हूँ, टेक्सास में गन्स जो हैं लीगल हैं, हैंड कैरी हुँ, या हुँ। गन्स कैरी करना इज़ लीगल। अब एक हुँ, आदमी हुँ। डिप्रेस्ड है और वो महसूस करता है कि देयर इज़ नथिंग इन लाइफ टू लिव फॉर, हुँ, हुँ। and they have access to guns, and they are हुँ, हुँ। in addition to that using substances या drugs या alcohol also. अब ये तीनों जो है वो जी। lethal combination हो गया। डिप्रेशन है मीनिंग आई डोंट हैव एनीथिंग टू लिव फॉर, आई एम यूजिंग हुँ, हुँ। सब्सटेंसेस एंड देन आई हैव एक्सेस टू गन। तो फिर अगर आप हुँ, हुँ। इम्पल्सिव हैं और एकदम आपको किसी भी चीज़ पे गुस्सा आया या जहनी दबाव हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे? यू कैन यूज दैट गन टू हर्ट योरसेल्फ एट इन अ जी। इम्पल्सिव एक्ट, और हुँ, हुँ। then you can lose your life. So all these हुँ, things हुँ। combined can do that. Not alone depression, but a combination of things. हुँ, तो ये हुँ। तो एक ये चीज़ हो गई। इसके हुँ, अलावा हुँ। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि सुसाइड का नतीजा बनते हैं। आपने पूछा कि डिप्रेशन में केमिकल्स का इम्बैलेंस क्या होता है और क्या होता है। जी। जो मोस्ट कॉमन थ्योरी है वो ये कि डिप्रेशन में नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामीन का इम्बैलेंस होता है। और हुँ, हुँ। दवाएँ जो हैं वो इन्हीं पे काम करती हैं। सेरोटोनिन, हुँ, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन पे, इन तीनों चीज़ों पे दवाएँ काम करती हैं। हुँ। और इसी का जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। ये मोस्ट कॉमन थ्योरी है। अब इन थ्योरीज़ में भी कुछ रद्द-बदल आ रहा है, लेकिन स्टिल इस वक़्त यही थ्योरीज़ सबसे ज़्यादा हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, और दवाएँ भी इन्हीं थ्योरीज़ पे काम करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे रीज़न्स बताए डिप्रेशन और डिफरेंट जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो इतनी वास्ट रेंज है आपको जो भी जो चीज़ बॉदर कर रही है लाइफ के अंदर। तो मेन साइन्स हम वार्निंग के क्या देख सकते हैं एक इंसान के अंदर जो कि कॉन्टेम्प्लेट कर रहा है कि उसने सुसाइड करनी है ताकि हम उसको प्रिवेंशन की तरफ ले जाएँ? जी। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मेन साइंस जो है वो ये कि ना सिर्फ डिप्रेशन के बल्कि तमाम मेंटल हेल्थ इलनेसेस के मेन साइंस, आप सबसे पहले ये सोचें कि कोई भी आदमी अगर अपनी नॉर्मल ज़िंदगी से हट के काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे हुँ, एक आम आदमी है, वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में बाहर जाता है, एन्जॉय करता है, लोगों से बात करता है, दोस्तों के साथ जाता है, फैमिली के साथ एन्जॉय करता है। अगर उसकी वो एन्जॉयमेंट ख़त्म हो गई है, तो दैट्स वन हुँ, साइन सिम्पटम। विथड्रॉ हो गया है, कमरे में बंद है, बाहर नहीं जा रहा, हुँ, इसको आप मद्देनज़र रखें। फिर ये कि अगर उसकी परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट कर रही है, अगर वो स्कूल जा रहा है तो स्कूल की परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट कर रही है, अगर दफ्तर जा रहा है तो दफ्तर की परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट कर रही है, दैट इज़ अनदर हुँ, साइन सिम्पटम टू थिंक अबाउट। इसके अलावा ये हुँ, कि अगर आप घर में हैं, अगर आपके घर में फैमिली से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो दैट इज़ अनदर थिंग टू थिंक अबाउट कि ये एक और साइन सिम्पटम है। मतलब ये कि जो भी आपका रेगुलर स्ट्रक्चर था वो इफ़ेक्ट हो रहा है। फिर ये कि डिप्रेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्पटम है मेरे नज़दीक, वही है इंटरेस्ट, यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट। जो डिप्रेस्ड हुँ, लोग होते हैं वो दुनिया की चीज़ों को एंजॉय करना छोड़ देते हैं। उनको कोई किसी चीज़ से इंटरेस्ट नहीं होता। अगर वो पहले मिसाल के तौर पे गेम्स खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, हुँ, क्रिकेट खेल रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, हुँ, उससे उन्होंने जी। इंटरेस्ट छोड़ दिया है। दोस्तों में जा रहे हैं, उससे इंटरेस्ट छोड़ दिया है। फिर कभी-कभी वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं, ड्रग्स में पड़ गए, सब्सटेंसेस में पड़ गए, अल्कोहल में पड़ गए, marijuana में पड़ गए, हुँ, तो वो सब चीज़ें नज़र आती हैं। जो वेक सिम्पटम्स हैं, जो बहुत कॉमन नज़र आते हैं, जो हर चीज़ में नज़र आते हैं, वो ये कि सोना ज़्यादा या सोना कम, खाना ज़्यादा या खाना कम, कंसंट्रेशन ज़्यादा या हुँ, कंसंट्रेशन कम। तो ये चीज़ें तो वेक सिम्पटम्स हैं।
लेकिन जो मेन सिम्टम है वो इंटरेस्ट है या लैक ऑफ इंटरेस्ट है, और हम्म, ये सब चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं। और फिर एक्सट्रीम तो फिर सुसाइडलिटी है। वो तो जैसे आपने जिक्र हम्म, किया, वो तो सुसाइडलिटी है ही एक्सट्रीम। सही सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अपनी प्रैक्टिस में, क्योंकि आप इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप साउथ एशियन कम्युनिटी को पेशेंट्स देखते हैं, तो उनके अंदर क्या आप यही सारे सिम्टम्स देखते हैं या उनके अंदर कोई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको देखते हैं कि सिर्फ यही लोग ज़्यादा फेस कर रहे हैं? जी, ये बहुत अच्छे सवाल है। ऑफ़ कोर्स ये सिम्पटम तो नज़र आते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जी। एक चीज़ जो साउथ एशियन कम्युनिटी में बहुत नज़र आती है, वो ये कि हम लोग अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा अनड्यू प्रेशर रखते हैं। जी। जो 2 किस्म का होता है। एक तो प्रेशर ये होता है कि एकेडमिक प्रेशर, क्योंकि हम्म, मैं खुद फिज़िशियन हूँ, तो मैं ज़्यादातर फिज़िशियन कम्युनिटी में मूव आउट करता हूँ। और जो लोग फिज़िशियन नहीं भी होते, उनका भी ये होता है कि दे प्रेफ़र देयर किड्स टू बी फिज़िशियंस। तो साउथ एशियन हम्म, कम्युनिटी में ये बड़ा है कि एवरीबॉडी सब चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत ही हाई अचीवर्स हों। बहुत अच्छी बात है, हाई अचीवर होना बहुत अच्छी बात है। हम भी सब चाहते हैं कि आपके बच्चे हाई अचीवर हों। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हर बच्चा हाई अचीवर नहीं हो सकता। हर बच्चा डॉक्टर नहीं सही, बन सकता। और कुछ बच्चे के शौक बिल्कुल। भी नहीं होते, कुछ बच्चे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे सिंगर हम्म, बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे कुछ और बनना चाहते हैं। तो हमें उन बच्चों की शौक और उनके नज़रियात को भी ज़हन में रखना चाहिए। तो हम्म, एक तो ये चीज़ है कि हम उन पे अनड्यू प्रेशर डालते हैं कि आपको यही चीज़ करनी है, उनके फैसले हमने खुद कर लिए होते हैं। तो उससे बिल्कुल। बड़ा प्रेशर पड़ता है बच्चों को, और ना सिर्फ प्रेशर पड़ता है, बच्चों में मायूसी भी आती है और डिस्कंटेंट भी आता है। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम हम्म, अपना मुल्क छोड़ के, अपना मज़हबी मुल्क छोड़ के इस मुल्क में आ गए हैं, और हमने खुद चूज़ किया है इस मुल्क में आने का। ऐसा नहीं था कि अमेरिका वहाँ गया था और अमेरिका ने कहा था कि आप यहाँ आएँ। तो हम यहाँ पे फिर एसिमिलेट नहीं हो पाए, एटलीस्ट कुछ हम में से लोग एसिमिलेट नहीं हो पाए। तो अगर कि तो हमारे बच्चे, कुछ बच्चे, सब नहीं, कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि जी यहाँ पे किसी लोकल से वो रिश्ता बढ़ाएँ या वो करें, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, टू द पॉइंट कि अपने बच्चों से कतई ताल्लुक़ ही कर लें या बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएँ। तो बजाय इसके कि हम उनको सही तरह समझाएँ या प्यार से समझाएँ, हम उसमें बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं। और वो जो हम्म, स्ट्रिक्टनेस हम दिखाते हैं, तो उससे बच्चों में एक मायूसी और एक सुसाइडैलिटी भी आ जाती है एट टाइम्स, और मैंने कई दफ़ा ऐसा देखा है कि दिस हैज़ रिजल्टेड इन अ बैड आउटकम। तो वो भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि उसके तरीके होते हैं कि बच्चों को किस तरह से बताया जाए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो दिस इज़ समथिंग व्हिच यू हैव टू टीच योर किड्स थ्रू आउट द अपब्रिंगिंग। एकदम नहीं हो सकता वो हम्म, फैसला। तो इस किस्म की चीज़ें जब हम करते हैं, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट और डिस्प्लेजर आता है, और फिर बच्चे कुछ गलत इकदाम की तरफ जा सकते हैं। और ये चीज़ें इन एडिशन टू नॉर्मल साइन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन देसी कम्युनिटी में ज़्यादा नज़र आती हैं। और इस किस्म के इकदाम में जब कोई गलत हरकत होती है या सुसाइडैलिटी होती है, तो माँ बाप उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, बताना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। एंड हम्म, वी कैन अंडरस्टैंड द प्राइवेसी पार्ट, लेकिन उस वजह से वो चीज़ें आम नहीं हो पाती। सही। आपने बहुत अच्छा बताया कि एकेडमिक स्ट्रेस जो है हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में एक्सट्रीमली है, लेकिन लेकिन जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, लोग पहले ही कहते हैं या तो ये डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। तो बिल्कुल, वो शुरू से ही वो ऑप्शंस इतने कम हो जाते हैं कि उस बच्चे को सारी लाइफ यही दिमाग में रहता है कि मैंने कुछ हाई अचीव ही करना है, और अगर इससे हट के कोई बिल्कुल, चीज़ तो करना चाहे, तो उसको वो फ़ौरन जो है स्नब करते हैं या उसको पसंद नहीं करते बिल्कुल। हैं। ठीक है, हम इसी के साथ लेते हैं एक छोटी-सी ब्रेक और वापस आके अपनी डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं। जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर आसिम शाह से, जो कि एक बहुत ही रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट हैं, और हम उनके साथ एक ज़बरदस्त डिस्कशन कर रहे हैं कि साउथ एशियन कम्युनिटी के अंदर किस तरह मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को हम फैला सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले हम थोड़ा-सा बात कर रहे थे कि साउथ एशियन के अंदर किस तरह जो है डिप्रेशन और इस तरह की साइंस मुख्तलिफ होते हैं फ्रॉम अदर कम्युनिटी। लेकिन इवन आज के ज़माने में इन 2026 साउथ एशियन कम्युनिटी के अंदर मेंटल हेल्थ को एक टैबू सब्जेक्ट समझा जाता है। तो ये आज भी क्यों ये एक कॉमन जो है सोच है? हाँ जी, ये भी बहुत एक अच्छा सवाल है। देखिए, स्टिग्मा तो अमेरिकन सोसाइटी में भी है साइकियाट्रिस्ट का, कि नोबडी वांट्स टू गो एंड सी अ साइकियाट्रिस्ट। अब जब अमेरिकन सोसाइटी, जो इतनी पढ़ी लिखी सोसाइटी है, उसमें भी अगर स्टिग्मा मौजूद है
कि वो साइकियाट्रिस्ट को नहीं दिखाना चाहते, तो आप उस स्टिग्मा को 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें हमारी सोसाइटी में। हम्म, तो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये कि हमारे यहाँ अभी भी ये कंसेप्ट मौजूद है कि कई चीज़ें नहीं, नहीं तुम रिलीजियस हो जाओ, ये सब सही हो जाएगा। डिप्रेशन क्या चीज़ है? हम्म, बाइपोलर क्या चीज़ है? मज़हब से करीब हो जाओ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मज़हब से बिल्कुल करीब होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मज़हब में ये कहीं नहीं लिखा कि आप मेडिकल हेल्प ना लें, क्योंकि कई चीज़ें मेडिकल हेल्प रिक्वायर करती हैं। अगर डायबिटीज़ है हम्म, आपको, हाई ब्लड प्रेशर है, यू हैव टू टेक मेडिकल हेल्प। बीइंग हम्म, रिलीजियस इज़ अ गुड थिंग, नमाज़ पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर डायबिटीज़ है तो आपको उसकी हेल्प चाहिए। इसी तरह अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, तो आप उसकी हेल्प लें और मज़हब से भी करीब हो। तो कई दफ़ा हम उसको हम्म, इस तरह से देखते हैं कि नहीं, 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 आपको कोई साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई लोनलीनेस कोई चीज़ नहीं है, डिप्रेशन कोई चीज़ नहीं है। आप बस हम्म, नमाज़ रोज़ा रखें और फैमिली से बात करें एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। तो हम उसको थोड़ा-सा स्नब करते हैं, जैसे आपने कहा, और जी, सप्रेस करते हैं। दूसरा ये कि सब्सटेंस यूज़ ऐसी चीज़ है कि हम समझते हैं कि मुसलमानों में या हम लोगों में हो ही नहीं सकता। हालाँकि हम्म, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। द रेट्स ऑफ सब्सटेंस यूज़ आर ऑलमोस्ट द सेम इन आवर कम्युनिटी एज़ इन एनी अदर कम्युनिटी। हमारे यहाँ भी लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ भी लोग marijuana यूज़ करते हैं और दूसरी ड्रग्स भी यूज़ करते हैं। बस फ़र्क ये है कि उसको छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता। लेकिन छुपाने से कोई चीज़ जाती नहीं है। छुपाने से चीज़ हम्म, वहीं रहती है, ख़त्म नहीं होती, बल्कि छुपाने से उस चीज़ का ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि आप जब छुपाते हैं तो ना आप उसका इलाज करते हैं, ना आप उसकी अवेयरनेस करते हैं, ना आपको उसके नुकसानात पता होते हैं। तो वो बिल्कुल, चीज़ वहीं मौजूद है और हम ना उसकी अवेयरनेस कर रहे हैं, ना उसका इलाज कर रहे हैं, ना कुछ और कर रहे हैं। तो हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए ताकि हम उसके नुकसानात और उसकी अलामात के बारे में ज़िक्र कर सकें, और उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं या उसके बारे में जो भी हेल्प किसी को लेनी है, तो उसके बारे में बात कर सकें। छुपाने से मसला हल नहीं होगा, क्योंकि वही चीज़ हमारे यहाँ भी मौजूद है। जी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि छुपाने से जो है प्रॉब्लम बढ़ती रहती है और जितना जल्दी हम हेल्प जो है उसकी तरफ जाएँ तो वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब अमेरिका के अंदर तो बहुत सारे जो है रिसोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान जिसको डिप्रेशन या कोई भी सुसाइडल थॉट्स इस तरह से आ रही हैं, उसको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? क्या उसको किसी थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या डायरेक्टली एक साइकियाट्रिस्ट के पास जो है विज़िट करना चाहिए? जी। पिछले कुछ सालों में एक काम बहुत अच्छा हुआ है मेंटल हेल्थ की फ़ील्ड में, वो ये कि कई सालों से 50, 60, 100 साल से अमेरिका में एक नंबर तो सबको पता है, वो है 911, कि जब भी आपको जी। कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, यू जस्ट डायल 911। बच्चे-बच्चे को पता है ये। लेकिन पिछले हुँ, 3 साल या उसमें लगभग में एक काम अच्छा हुआ है, वो ये कि एक मेंटल हेल्थ इमरजेंसी नंबर आ गया है, जो कि है हुँ, 988। और मैं चाहूँगा कि हुँ, आप अपनी स्क्रीन पे भी इस नंबर को प्रमोट करें, 988। तो ठीक है। 988 वो नंबर है कि अगर किसी को कोई भी मेंटल हेल्थ इमरजेंसी हो, तो रादर देन कॉलिंग 911, you just dial 988. हुँ, 988 is a mental health number which is all over US. तो उसका जी, अच्छी बात ये है कि you just call 988 in any state of US and हुँ, they will help you, they will triage you. That's a crisis number for the United States. अच्छा, उसमें अच्छी बात ये है कि आपने न्यूयॉर्क में है, डीसी में है, कैलिफोर्निया में है, टेक्सास में है, 988 फ़ोन किया, आपने बोला कि जी मैं स्ट्रेस्ड हूँ या मुझे जो भी ज़रूरत है, तो वो आपको खुद बताएंगे कि भाई आप इस जगह जाके थेरेपिस्ट को दिखा सकते हैं, या अगर आप सुसाइडल हैं तो आप नियरेस्ट इमरजेंसी रूम जाएँ। वो आपके घर भी भेज सकते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन जी, टीम इवैल्यूएट करने के लिए। दे विल हेल्प यू एज़ मच एज़ पॉसिबल एंड दे विल गाइड यू। हुँ, तो एक तो ये चीज़ हो गई हुँ, इमरजेंसी सूरत-ए-हाल के लिए। अगर हुँ, इमरजेंसी सूरत-ए-हाल नहीं है, क्योंकि हर सूरत-ए-हाल इमरजेंसी नहीं होती, तो देन इट इज़ बेटर टू ईदर सी थेरेपिस्ट और साइकियाट्रिस्ट। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो बेस्ट ये है कि अगर आपका कोई प्राइमरी केयर डॉक्टर है तो आप उससे भी बात कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकता है। नहीं तो ये हुँ, कि जो भी आपकी, अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस के थ्रू देख लें, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो हर स्टेट में कम्युनिटी मेंटल हेल्थ होती है इस मुल्क में, जहाँ पे आप फ्री इलाज भी कर सकते हैं, यानी आपको पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हुँ, फॉल अंडर फेडरल पॉवर्टी लेवल, you can see them without any money. Even if you are undocumented and uninsured, there are multiple agencies which will see you free. So there are many areas and many opportunities you can use to get help. The point is, getting no help is no excuse. You can get help. हुँ, You just need to find out where to go. And if you don't know, हुँ। you can call 988.
बिल्कुल, ठीक है। मैं एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि 988 जो है अमेरिका के अंदर आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर को एनी टाइम आपको रिसोर्सेज़ देंगे कि किस तरह जो है आप नेविगेट कर सकते हैं, किधर जा सकते हैं और किधर से आप हेल्प ले सकते हैं। डॉक्टर साहब अगर कोई बंदा साइकियाट्रिस्ट के पास आ गया इवन दो लाइक पहुंचना साइकियाट्रिस्ट तक एक साउथ एशियन के अंदर बहुत मुश्किल एक स्टेप होता है। लोग कहते हैं पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हो, तुम पागल हो। एक पहले तो वो लेबल्स आते हैं। लेकिन अगर कोई हिम्मत करके पहुंच जाए साइकियाट्रिस्ट के पास, तो आप इनिशियल इवैल्यूएशन उस इंसान की किस तरह करते हैं? क्या आप उसको इमीडिएटली मेडिकेशंस पे डालते हैं या उनको किसी और मोडालिटी से भी ट्रीट कर सकते हैं? जी। अम, एक ज़माना था जब साइकियाट्रिस्ट के पास व्हाट सो कॉल्ड वर्ड पागल है, वो हुँ, लोग आते थे, एंड दैट वर्ड इज यूज्ड फॉर पीपल हु आर मे बी साइकोटिक और स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोफ्रेनिक और सो। अब नहीं ऐसा होता। अगर हुँ, आप कभी हमारी प्रैक्टिस में आके देखें तो वी सी पीपल एज गुड एज यू एंड मी एंड समटाइम्स इवन यू नो इवन बेटर ऑन अ गुड डे। सो हुँ, हुँ, क्योंकि सही। लोग वो आते हैं जो कि एंशियस होते हैं, डिप्रेस होते हैं, ओसीडी होता है, पीटीएसडी होता है। इमरजेंसी रूम में एब्सोल्युटली यू विल सी पीपल हु आर साइकोटिक और मैनिक और यूजिंग सब्सटेंसेज और सुसाइडल, एब्सोल्युटली, क्योंकि मैं ईआर में भी काम करता हूँ, वहां पे आप देखते हैं सिवियर केसेस। क्लिनिक में यूजुअली यू सी वेरी स्टेबल केसेस, and these are हुँ, people who are stable for a long time, and that is the goal of the clinic, that you should see stable patients. तो हुँ, एक तो ये चीज़ है कि कोई ऐसा नहीं होता कि आप वो देखें, आप stable patients देखते हैं. ठीक है। So don't feel that if you're seeing a psychiatrist you are seeing somebody who will be कोई ऐसा नहीं होता कि आप पागल देख रहे हैं या कोई ऐसा मसला. हुँ, दूसरी चीज़ ये कि how do we treat them, what do we do? um, हुँ, यूजुअली मैं समझता हूँ कि कोई भी अच्छा साइकियाट्रिस्ट होगा, दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू नेसेसरली स्टार्ट यू ऑन मेडिकेशन. हर चीज़ का इलाज मेडिकेशन नहीं होता. हुँ, फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चा देखेंगे तो बच्चे का इलाज नॉट नेसेसरली मेडिकेशन होगा. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, थेरेपी भी होती है, पेरेंटिंग भी होती है, हुँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. कुछ चीज़ों का इलाज मोस्ट डेफिनेटली मेडिकेशन होता है. अगर कोई मैनिक है मेडिकेशन होगा, साइकोटिक है मेडिकेशन होगा. कुछ चीज़ों का इलाज और चीज़ होती है, थेरेपी भी होती है. कभी कभी यू हैव टू गिव हुँ, मेडिकेशन एंड थेरेपी बोथ. तो ये कहना कि एक वर्ड में कि हम मेडिकेशन देंगे, थेरेपी देंगे, इम्पॉसिबल है. लेकिन ये कहना कि सिर्फ मेडिकेशन होगा, कंप्लीटली अनट्रू. इट जस्ट डिपेंड्स. यूजुअली आवर सही। इवैल्यूएशन इज एन आवर लॉन्ग इवैल्यूएशन. उसके बाद फिर अंदाजा होता है कि आपको क्या करना है. एंड द ट्रीटमेंट इज समथिंग विच इज डिस्कशन बिटवीन द पेशेंट एंड द साइकियाट्रिस्ट. दोनों मिलकर हुँ, डिसाइड करते हैं कि क्या करना है. Of course, हुँ, with the exception if somebody is in the emergency room, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे एट टाइम्स पेशेंट इतना उसमें नहीं होता कि यू physician has to decide more so, but otherwise it's a discussion between both and they both decide, and it's an ongoing process. So ज़रूरी नहीं कि आप मेडिकेशन दें, बट हुँ, 50 60 70% केसेस में यूजुअली मेडिकेशन भी होती है, लेकिन 100% हुँ, केसेस में नहीं होती. सही। तो डॉक्टर साहब और आप फैमिली अपनी की इनपुट भी प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. फैमिली की इनपुट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कई लोग अगर फैमिली की इनपुट नहीं लेते तो दैट इज़ रॉन्ग. क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि पेशेंट ने आके बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है. जैसे ही हस्बैंड वाइफ या फैमिली आई, सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया और पता चला कि नहीं, यहाँ तो हुँ, सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है. तो फैमिली की इनपुट भी सही, बहुत इंपॉर्टेंट होती ठीक है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब आप अपनी प्रैक्टिस में यंगेस्ट एज ग्रुप क्या देखते हैं? है. अब तो मैं ह्यूस्टन में हूँ, तो बिकॉज ह्यूस्टन इज़ अ बिगर सिटी. So I have 75 psychiatrists who are working for me here, so it's a very different place at Baylor. When I was in Arkansas, I stayed 9 years there. तो वहाँ पे मैं जी, 3 साल से 103 साल तक के लोग देखता था, मैं कहता था. अच्छा। अब मैं बच्चे कम देखता हूँ सिवाय इमरजेंसी रूम के. हुँ, ईआर में हुँ, बच्चे देख लेता हूँ, लेकिन वैसे आई सी एडल्ट्स ओनली. एनीथिंग हुँ, ओवर 18 एंड हुँ, ओल्ड एज नो प्रॉब्लम. बट आर्कनसो में बच्चे भी देखता था, लेकिन यहाँ क्योंकि हर चीज़ के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं बेलर में, तो वी सी किड्स ओनली इन द इमरजेंसी रूम, नॉट इन द आउट पेशेंट. सही। अच्छा अगर हम थोड़ा-सा डिस्कशन करें कि माँ-बाप को किस एज से अर्ली ऑन अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और उनको आई गेस अगर डॉक्टर के पास लेना चाहिए तो किस एज से वो उसको कंसिडर करना स्टार्ट करें? देखिए, मेंटल हेल्थ तो शुरू हो जाती है जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उस वक्त से शुरू हो जाती है. क्यों? क्योंकि अगर माँ पे
किसी भी तरह का स्ट्रेस है, ज़ुल्म हो रहा है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो दैट्स नॉट गोना बी गुड फॉर द चाइल्ड और हम्म, द वूम और द इन्फेंट और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। तो वो तो एक चीज़ शुरू हो जाती है। हाँ, ये इसका मतलब नहीं है कि आप बच्चा पैदा होते ही साइकियाट्रिस्ट के पास चला जाए, लेकिन मेंटल हेल्थ तो उस वक्त से शुरू हो जाती है। हाँ, हम्म, कोशिश ये होती है कि अगर फैमिली लाइफ अच्छी हो तो बच्चे को साइकियाट्रिस्ट या किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ना हो। कोशिश हम ये करते हैं कि बच्चे को किसी भी मेडिकेशन की ज़रूरत 5 साल से पहले ना पड़े। कोशिश होती है। हम्म, हम्म, अगर किसी सूरत में पड़ जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश होती है कि 5 साल से पहले मेडिकेशन की ज़रूरत ना पड़े। कभी-कभी हम्म, कोशिश हमारी नाकाम हो जाती है, लेकिन कोशिश ये होती है कि उससे पहले मेडिकेशन की ज़रूरत ना पड़े। हम्म, सही। ठीक है। डॉक्टर साहब मेडिकेशंस के अंदर अगर हम बात करें तो क्या ऑब्वियसली जो ओल्डर लोग होते हैं उनके अंदर भी आप ये कंसिडरेशन देते हैं कि अगर उनको कोई और बीमारी है जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और एनी अदर कोमॉर्बिडी तो उसके अंदर आप देखते हैं कि इसको ये मेडिकेशन सूट नहीं करेगी या उनको उस वजह से हम मेडिकेशन देंगे नहीं और हमें किसी और तरीके से उसको ट्रीट करना पड़ेगा? इस मामले में साइकियाट्रिस्ट सबसे ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, मैं समझता हूँ, क्योंकि ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस के बारे में साइकियाट्रिस्ट से ज़्यादा कोई नहीं मेरा ख़्याल है सोचता होगा। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वी थिंक अबाउट ड्रग ड्रग इंटरैक्शन, साइटोक्रोम P450 सिस्टम, ऑल ऑफ दैट। तो हमें इस बारे में ज़्यादा ख़्याल रहता है कि अगर हम ये दवा देंगे तो ये आपकी हाई ब्लड प्रेशर की दवा से इंटरैक्ट करेगी या डायबिटीज़ की दवा से इंटरैक्ट करेगी। तो वी try to take care of that. At least if you're a good psychiatrist, you will try to take care of that as much as possible. कई हमारी दवाएं ऐसी हैं, खासकर हमारी एंटीसाइकोटिक्स ऐसी हैं जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि आपकी शुगर बढ़ा सकती हैं, आपको डायबिटीज़ की तरफ ले जा सकती हैं, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, हमें वो यूज़ करनी पड़ती हैं। तो हम फिर कोशिश करते हैं कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाएं और उसके बारे में बताएं। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा मरीज़ को बता सकें इस बारे में, वो बताएं। सही। ठीक है, सही, ज़बरदस्त। हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और वापस आके अपनी डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं। जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम अपनी बात कर रहे थे डॉक्टर आसिम शाह के साथ कि किस तरह हम जो है पेशेंट्स को एज साइकाइट्रिस्ट के पास भेज सकते हैं और किस तरह साइकाइट्रिस्ट अपनी इवैल्यूएशन करते हैं और फिर जो है डिप्रेशन या और जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं उनको ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि दवाइयों के बारे में और वो सब कुछ, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या एज़ अ साइकियाट्रिस्ट आप थेरेपिस्ट के साथ भी काम करते हैं या आप उनको सिर्फ़ रेफ़र आउट करते हैं उन पेशेंट्स को जिनको आप नहीं देख सकते फॉर मेडिकेशंस या अपनी ट्रीटमेंट के लिए? नहीं, नहीं, हम 100% थेरेपिस्ट के साथ काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि थेरेपिस्ट और हम साथ मिलके काम करें, क्योंकि कई मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको थेरेपी की भी ज़रूरत होती है। अम, हम थेरेपी खुद भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम थेरेपी नहीं करते, लेकिन एट टाइम्स टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से हमको थेरेपिस्ट को रेफ़र करना पड़ता है कि वो थेरेपी करें और हम मेडिकेशन मैनेजमेंट करें। लेकिन हम थेरेपिस्ट के साथ 100% काम करते हैं और दोनों चीज़ें करते हैं, बिल्कुल। सही, सही। अच्छा, अगर आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें क्योंकि बहुत से लोगों को थेरेपिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के दरमियान में डिफ़रेंस नहीं पता होता। तो अगर वो जी, हम जी, डिफरेंशिएट कर दें ताकि हमारी ऑडियंस को बिल्कुल, आइडिया आ जाए। बिल्कुल। सो 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है साइकियाट्रिस्ट जो कि एमडी डॉक्टर होता है, जो कि डॉक्टर होता है कि जो प्रिस्क्राइब कर सकता है दवा, एमडी डॉक्टर होता है या डीओबी हो सकता है, दैट इज़ अ साइकियाट्रिस्ट। फिर होता है पीएचडी जो कि साइकोलॉजिस्ट होता है, जो कि दवा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन वो टेस्टिंग कर सकता है, थेरेपी कर सकता है। फिर उसके अलावा कुछ काउंसलर्स होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं जो कि एलसीएसडब्ल्यू हो सकते हैं, एलपीसी हो सकते हैं, एलएमएफटीज़ हो सकते हैं। सो वो उनसे थोड़ी-सी कम डिग्री है पीएचडी से, but they all are good. If they are good, they can do very good therapy also. PhDs can do very good therapy also. The only difference is that psychiatrists, while they can do therapy, they prescribe medications और ये उससे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड डिग्री है। सही, ठीक है, थैंक यू, आपने थोड़ा-सा डिफरेंस एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम वापस आते हैं अपने टॉपिक सुसाइड और सुसाइड प्रिवेंशन के ऊपर। तो इस सब फिनोमेनॉन के अंदर फैमिली का तो आपने थोड़ा-सा बताया, लेकिन फ्रेंड्स की क्या सपोर्ट हो सकती है? क्योंकि अक्सर फ्रेंड्स कंट्रीब्यूट भी करते हैं, लेकिन आपको जो है उससे निकाल भी सकते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है बिल्कुल। इसके ऊपर?
ये आपने सही कहा कि फ्रेंड्स कंट्रीब्यूट भी करते हैं। फ्रेंड्स कंट्रीब्यूट ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप देखें कि एक आदमी जो है वो मायूसी की तरफ जा रहा है और एक आदमी जो है वो इम्पल्सिव है, गुस्से में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो सबसे पहले तो ये कि फ्रेंड्स को ये चाहिए कि उस आदमी के पास अगर कोई गन्स हैं या कोई लीथल वेपन है तो उससे वो ले लें और वो लेके लॉक कर दें या कहीं और रखवा दें। तो ये तो फ्रेंड्स कर सकते हैं प्रिवेंशन की तरफ, और कंट्रीब्यूट ये कर सकते हैं कि उसके हाथ में वो वेपन रहने दें। तो ये तो एक चीज़ होगी। दूसरी ये कि फ्रेंड्स कंट्रीब्यूट इस तरह से करते हैं कि उसको ड्रग्स या अल्कोहल की तरफ लेके जाएं या उस तरफ माइल रखें। तो ये उनका कंट्रीब्यूशन या उनकी प्रिवेंशन हो सकती है दोनों तरफ। तो ये चीज़ें साथ हों, क्योंकि जब आप सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं, marijuana यूज़ करते हैं, कोकेन या मैथ, जो भी ड्रग आप यूज़ करते हैं, तो आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं होता, और जब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं होता तो आप कोई भी गलत हरकत कर सकते हैं जिससे कि आप अपने आप को हर्ट कर सकें। अमेरिका में नंबर वन कॉज ऑफ सुसाइड जो है वो गन शॉट से होती है और उसमें बचने का चांस बहुत मिनिमल होता है, क्योंकि वो इतनी लीथल होती है कि बचने का चांस मिनिमल होता है। अब अच्छी बात ये है कि ओवरडोज से सुसाइड ज़रा कम हो गई है, क्योंकि दवाएं काफ़ी हद तक सेफ हो गई हैं। लेकिन गन शॉट से सुसाइड अभी भी बहुत कॉमन है, और क्योंकि गन्स इतनी कॉमन है कि उससे सुसाइड अभी भी कॉमन है, और सबसे ज़्यादा कॉज वही है अभी भी सुसाइड की। जी, टेक्सास में तो वैसे ही जो है गन शॉट्स और ये इस तरह की जी, चीज़ें हम बिल्कुल, अक्सर न्यूज़ में देखते रहते बिल्कुल, हैं। क्योंकि गन बिल्कुल। अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा है, पूरे जी। अमेरिका में है, टेक्सास में तो है ही ओपन, लेकिन पूरे अमेरिका में है। कई जगह गन्स शोज़ होते हैं जहाँ कोई नहीं पूछता और लोग गन्स ले लेते हैं, लोगों के पास एक गन नहीं होती, एक से ज़्यादा गन्स होती हैं। फिर दोस्त बिल्कुल। एक-दूसरे को गन दे देते हैं इस्तेमाल के लिए, और फिर उसके बाद कुछ भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पहले बताया कि डिप्रेशन के अंदर लोग बाहर जाना छोड़ देते हैं, फ्रेंड से मिलना छोड़ देते हैं, अपनी एक्टिविटी कम कर लेते हैं। लेकिन जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो शुरू से ही अपने आप में रहते हैं, बाहर जाना पसंद नहीं करते। तो उन लोगों के अंदर आप किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अब ये डिप्रेशन में है या सुसाइड की तरफ जा रहे हैं? अगर वो नेचुरल इंट्रोवर्ट हैं तो वो तो फिर उनका हमेशा से ये ऐसे ही वो रहेगा, और अगर वो डिप्रेस्ड होके हुए हैं तो डिप्रेशन वुड बी रादर अ न्यू सिम्टम फॉर देम, और हुँ, एकदम बिहेवियर में चेंज आएगा उनके। वैसे वो उससे पहले बिल्कुल ठीक होंगे, और एकदम उनके बिहेवियर में चेंज आया कि वो विड्रॉन हो गए और वो इंजॉय नहीं कर रहे चीज़ें, और एकदम बिहेवियर में अगर चेंज आया तो दैट इज़ गोइंग टुवर्ड्स डिप्रेशन। और अगर नेचुरली इंट्रोवर्ट है, क्योंकि आपने वर्ड यूज़ किया नेचुरली, तो इसका मतलब ये कि वो शुरू से ऐसे है, तो एकदम चेंज नहीं बिल्कुल। आया उनमें। तो हुँ, दैट इज परहैप्स द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। सही। ठीक है। अच्छा, हमने शो के शुरू में बात की कि सोशल मीडिया की वज़ह से ज़्यादा अवेयरनेस फैल रही है, लोगों को पता चल रहा है कि लोग सुसाइड के रेट्स बढ़ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया जो है वो बहुत जल्दी एक नेगेटिव टूल भी बन जाता है। तो सोशल मीडिया के क्या ऐसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन और सुसाइड की तरफ जो है वो पुश कर रहा है? जी, सोशल मीडिया अभी मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया था एआई के बारे में भी, जो कि सोशल मीडिया की ही एक तरह की वो है वेरिएशन। सोशल मीडिया के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ये कि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। अब इस जी, वक्त हम एक तरह का सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, बट हम उसको होपफुली पॉजिटिव तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव एस्पेक्ट ये होता है कि सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे की बुलिंग भी करते हैं। दैट इज़ अ ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि साइबर बुलिंग भी होती है सोशल मीडिया पे, लोग एक दूसरे की बुलिंग भी करते हैं। सोशल मीडिया का नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि सोशल मीडिया पे लोग कोशिश करते हैं कि अपना इलाज भी शुरू कर दें। सोशल मीडिया पे बिल्कुल। पीपल स्टार्ट ट्रीटिंग देमसेल्फ, एंड ऑफ कोर्स इट कुड बी अ रॉन्ग ट्रीटमेंट। जी, एआई से लोग मुख्तलिफ ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ पता नहीं होता कि वो क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। उसकी मिसाल ये है कि अगर आप ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप सिर्फ वही सिम्टम डालेंगे जो कि आपके जहन में बुरे हैं, पूरी पिक्चर नहीं डालेंगे, तो इलाज भी उसी किस्म का आएगा। तो सोशल मीडिया से लोगों ने इवन हाउ टू कमिट सुसाइड टाइप चीज़ें भी डाल के निकाली हैं, और हाउ टू मेक अ ड्रग, मतलब हर चीज़ डाली है सोशल मीडिया से, और उससे बुरी बुरी चीज़ें भी निकाल के नुकसानात हुए हैं। सोशल मीडिया पे ऑनलाइन गेम्स हैं जिससे लोगों को एडिक्शन हो चुकी है। तो सोशल मीडिया से बिल्कुल बहुत एआई। सारी बुरी बुरी चीज़ें, जी, बुरी जी, बुरी चीज़ें भी एआई लोगों की को वजह से। हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो एआई की वजह से बड़े नुकसानात भी हुए हैं, लेकिन फ़ायदे भी हैं एआई के। अगर सोशल मीडिया को सही तरह यूज़ किया जाए तो यू कैन यूज़ इट वेरी नाइसली, बट अगर उसको आप गलत तरीके से यूज़ करें, तो जैसे हर चीज़ का है कि आप सही तरह यूज़ करें और गलत तरह यूज़ करें, तो उसके नुकसानात हैं अगर आप गलत तरीके से यूज़ करें तो। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आपने कहा, अगर आप
सुसाइड नहीं, वैसे ही आप गूगल पे कोई सर्च कर लें कि आपको इधर-उधर दर्द हो रहा है, तो वो तो आपको सारे सिम्पटम्स और सारे जो हैं बिल्कुल। डायग्नोसिस बता देता है। तो एआई इज़ जस्ट वन स्मॉल पिक्चर जिसके अंदर आप थोड़ी-सी चीज़ें डालते हैं और वो आपको उसके हिसाब से जो है चीज़ें बता देता है। डॉक्टर साहब बहुत बिल्कुल। दफ़ा जो लोग जिस तरह आज वो बहुत कॉमन टूल है चैट जीपीटी जो एआई बहुत कॉमन है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बातें करते हैं, उससे अपनी डेली लाइफ़ डिस्कशन करते हैं। लेकिन क्या आपने ये भी आई गेस देखा है कि एआई जो है वो आपको एक पर्सनलाइज़्ड चीज़ बताता है जो आप सुनना चाहते हैं। तो इसका क्या डेंजर है इन कॉम्बैटिंग सुसाइड एंड डिप्रेशन? आपने बिल्कुल सही बात की कि एआई आपको वही बताता है जो आप सुनना चाहते हैं और उसकी मिसाल ये है कि आप एआई को भी वही बताते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। आप एआई को बिल्कुल। सारे सिम्पटम्स, सारी चीज़ें नहीं बताते। यू ओनली टेल एआई अ सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ, इवन इफ इट्स अ प्रॉब्लम, सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ दैट प्रॉब्लम, और उसी के जवाब में एआई आपको जवाब देता है। आप एआई को हुँ, हुँ। सारी चीज़ें नहीं बताते क्योंकि एआई आपसे सवाल तो नहीं पूछ रहा होता। एआई में आप जो फीड करते हैं उसी के जवाब उसके जवाब में आता है। इसीलिए एआई एक बायस्ड पिक्चर पेश पेश करता है। इसके बरअक्स हुँ, अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे सवाल जवाब करता है और वो बायस नहीं हुँ, करता, वो डॉक्टर जो सोच रहा है उस हिसाब से करता है। तो एआई इज अ गुड टूल फॉर इंफॉर्मेशन, बट इट कैन नॉट बी अ हुँ, गुड टूल टू ट्रीट यू और टू give that kind of information that it can change the mental health scape या मेडिकल स्केप। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ में बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट या आपकी आई फेशियल एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एआई वो नहीं देख हुँ, रहा, वो सिर्फ बिल्कुल, लाइव पर्सन देख रहा होता है, तो वो भी मिस करता है एआई। सही। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की और उसके अलावा एआई के लोग इसको एज़ अ टूल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप सोशली थोड़े इतने इंट्रोवर्टेड हैं, आप बाहर जा नहीं जाते, लोगों से इतनी आपकी फ्रेंडशिप्स नहीं, लोग तो अब एआई के फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह वो भी बना रहे हैं। तो उस हिसाब से सोशल रिलेशनशिप्स कितनी इम्पोर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ को जो है रिफ्रेश रखने के लिए और अच्छा एक अच्छा फ़ील करने के लिए? सोशल रिलेशनशिप का अंदाज़ा हम लोगों को हुआ था कोविड के ज़माने में। जब कोविड आया तो एक फिनोमेना सामने आया व्हिच वाज़ टच स्टारवेशन या टच डेप्रिवेशन। क्योंकि कोविड के हुँ, ज़माने में लोनलीनेस बहुत थी, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, लोगों को ये था कि अपने ओल्ड लोगों से नहीं मिलें, इससे नहीं मिलें, कोविड हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उस वक़्त अंदाज़ा हुँ, हुआ कि ये हगिंग, टचिंग, लोगों से मिलना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। और हुँ, डिप्रेशन, एंग्जायटी 30 से 40% बढ़ गया लोगों में। तो उस वक़्त ये अंदाज़ा हुआ कि ये जो सोशल कॉन्टैक्ट है दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब ये नहीं होता तो डिप्रेशन, एंग्जायटी और बहुत सारी डिज़ीज़ बढ़ जाती हैं। और हुँ, उस वक़्त ये फिनोमेना सामने भी आया कि इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। उससे पहले तो हम ये सोशलाइज़ेशन को फॉर ग्रांटेड लेते थे। लेकिन बिल्कुल। कोविड के बाद ये हमें अंदाज़ा हुआ कि इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। सही, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा डॉक्टर साहब एट द सेम टाइम अदर देन द यूज़ ऑफ एआई और सोशल मीडिया, साइबर बुलिंग जो है वो एक बहुत ही नेगेटिव तरीके से लोगों को इफ़ेक्ट करती है। लेकिन उसका सुसाइड के साथ क्या रिलेशनशिप है? जी। एब्सोल्युटली नेगेटिव इफ़ेक्ट करती है और उसका सुसाइड के साथ बेहद सीरियस ताल्लुक है, क्योंकि ख़ासकर बच्चों में, कॉलेज गोइंग स्कूल्स में, अगर कोई भी मिसाल के तौर पे किसी के बारे में आप सोचें कि अफ़वाह मशहूर कर दे और वो सोशल मीडिया पे डाल दे और वो अफ़वाह ऐसी हो कि कोई आदमी बर्दाश्त ना कर हुँ, सके, तो वो इतने डिप्रेस या इतने जिसको कहते हैं कि वो हो जाते हैं पशेमान या अशेम्ड कि दे डोंट हैव अ चॉइस हुँ, इन देयर माइंड टू डू एनीथिंग अदर हुँ, देन टू हर्ट देमसेल्फ, एंड दैट इज़ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ साइबर बुलिंग। और कभी-कभी हुँ, वो लिखते भी हैं सोशल मीडिया पे कि आई एम गोइंग टू डू दिस एंड आई एम गोइंग टू डू दैट। और इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी किसी की भी सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देखें जो कि इस तरह का हो कि आई एम गोइंग टू हर्ट माई सेल्फ, उसको सीरियस लें, उसको बहुत सीरियस लें हुँ, और फ़ौरन अटेंशन उनको दिलाएं मेंटल हेल्थ की, ये फ़ौरन, क्योंकि एनी स्टेटमेंट लाइक दैट कैन शुड बी कंसिडर्ड अ सीरियस स्टेटमेंट, क्योंकि हुँ, बहुत अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हुए हैं ऐसे जो कि बच सकते थे अगर लोग वो स्टेटमेंट सीरियस लेते। क्योंकि लोग सोचते नहीं हैं ऐसी चीज़ें करते वक़्त कि इससे क्या-क्या हो सकता है। बाद में लोगों को ख़्याल आता है, बट दैट इज़ अ वेरी, वेरी सीरियस ऑफेंस। हुँ, सही। और अमेरिका में तो जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी है, हमारे जो इकट्ठे होने के एरियाज़ हैं, जिस तरह मॉस्क्स हो गए, लोकल कम्युनिटी सेंटर्स हो गए, उनको क्या रोल प्ले करना चाहिए या क्या रिसोर्सेज़ रखने चाहिए अपने पास कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को रेज़ कर सकें?
देखिए, मस्जिदों में यूजुअली संडे स्कूल्स होते हैं और मैं समझता हूँ कि संडे स्कूल में यूजुअली कोई ना कोई आउटलेट या कोई ना कोई इंफॉर्मेशन या कोई ना कोई क्लास मेंटल हेल्थ रिलेटेड भी होनी चाहिए, ताकि हुँ, जो बच्चे वहाँ आते हैं, जो टीनेजर्स वहाँ आते हैं, वो इस बारे में खुल के बात कर सकें। मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल दूँ कि ह्यूस्टन के एक इलाके में संडे स्कूल में उन्होंने एक एनोनिमस सर्वे किया और हुँ, उन्होंने बच्चों से ये पूछा कि कितने बच्चे, ये सच है वाक़या, कितने बच्चे सुसाइडल फ़ील कर चुके हैं पिछले कुछ हफ्तों में? कोई हुँ, 80% बच्चों ने लिखा कि येस। अब वो परेशान हो गए कि अब हम इसका क्या करें? लेकिन क्योंकि वो हुँ, एनोनिमस था, वो कुछ नहीं कर सके, देन दे हैड टू हैव मल्टीपल मोर सेशंस एंड ऑल ऑफ दैट। कहने से मुराद ये है कि राइट, अ लॉट ऑफ किड्स फील लाइक दैट बिकॉज़ ऑफ दिस और हुँ, दैट। लेकिन आपको कुछ ना कुछ ओपनिंग रखनी चाहिए कि बच्चे हुँ, डिस्कस कर सकें, किसी के पास जा सकें। दिस शुड बी अ कंसिस्टेंट फीचर इन संडे स्कूल्स एंड ऑल ऑफ दैट, जो कि हुँ, अक्सर नहीं होता, लेकिन होना हुँ, चाहिए। क्योंकि कोई ना कोई सही, आउटलेट होनी चाहिए। स्कूल में तो काउंसलर होता है, लेकिन अक्सर बच्चे स्कूल में नहीं जाते। लेकिन हर जगह एक ना एक ऑप्शन होना चाहिए बच्चों के पास, ताकि वो सही। उस आउटलेट को यूज़ कर सकें, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकें। बिल्कुल। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो लोकल कम्युनिटी है उसके अंदर रिसोर्सेज़ अवेलेबल हों और थोड़ा-सा आई थिंक आप अगर आप इसमें थोड़ा-सा आप ओपिनियन शेयर करें कि क्या उन रिसोर्सेज़ को थोड़ा-सा एनोनिमस होना चाहिए कि जो लोग ऑलरेडी थोड़ा अशेम्ड हैं हेल्प लेने से, कि वो ईज़िली जाके वो हेल्प ले लें और उनके बारे में थोड़ा-सा वो हिडन था हो ताकि जो एक उनको स्टिग्मा है कि लोगों को पता चल जाएगा तो वो उसको भी फ़ील ना करें? इनिशियल इन्फॉर्मेशन तो डेफिनिटली एनोनिमस होनी चाहिए। ओनली एट द टाइम व्हेन समबडी इज़ सुसाइडल और डेंजर टू सेल्फ और अदर्स, उस वक़्त फिर वो इन्फॉर्मेशन एनोनिमस नहीं रहती, हुँ, क्योंकि उस वक़्त आपको उस शख्स की जान बचानी होती है और फिर यू हैव टू शेयर विद द फैमिली और सो। बट इनिशियल इन्फॉर्मेशन एनोनिमस रह सकती है। हाँ, अगर बच्चा है 18 से कम, तो देन द पेरेंट्स हैव टू बी इन्वॉल्व्ड बाय लॉ, हुँ, क्योंकि कंसेंट वो देते हैं, बिकॉज़ दैट इज़ द लॉ। लेकिन वैसे इनिशियल इन्फॉर्मेशन एज़ मच एज़ पॉसिबल एनोनिमस रह सकती है। आप चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं कि बच्चे पढ़ सकें, वो तो कंप्लीटली एनोनिमस हो सकती है कि हुँ, बच्चे इन्फॉर्मेशन लेके पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि डिप्रेशन के क्या साइन है, क्या नुकसानात हैं अगर आप फलाना-फलाना ड्रग यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो आप आराम से वैसे भी शेयर कर सकते हैं। सही। अच्छा जैसे हम अपने शो के एंड की तरफ पहुँच रहे हैं, तो आप क्या एक फाइनल मैसेज देना चाहेंगे उन नौजवानों को जो कि साइलेंटली घर बैठे स्ट्रगल कर रहे हैं? अम, मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि अगर आप घर बैठे स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी वजह से, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो सब्सटेंस यूज़ हो, तो ये मत सोचें कि यू कैन नॉट बी हेल्प्ड। यू सर्टेनली कैन बी हुँ, हेल्प्ड। हेल्प इज़ अराउंड द हुँ, कॉर्नर, यू जस्ट हैव टू आस्क फॉर इट। सिर्फ़ आपको हुँ, हेल्प के लिए आवाज़ उठानी है, या कोई आपका कोई जानने वाला है, वो आपको हेल्प दिला सकता है। हाँ, आपको उनसे कोऑपरेट करना होगा, आपको उनके साथ जाना होगा, हेल्प मिल सकती है। अच्छा, हेल्प का ये है कि इवन इफ यू डोंट हैव फाइनेंसेस, यू कैन स्टिल गेट हेल्प इन यूएस, देयर आर मेनी एवेन्यूज़ टू गेट हेल्प। हुँ, और ऐसे नहीं है कि डिप्रेशन इज़ नॉन ट्रीटेबल, डिप्रेशन इज़ ट्रीटेबल, बाइपोलर इज़ ट्रीटेबल, हुँ, स्किज़ोफ्रेनिया इज़ ट्रीटेबल, सब्स्टेंस यूज़ का भी हुँ, आप कर सकते हैं कुछ ना कुछ। सब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, सिर्फ़ आपकी विल पावर, आपकी कोऑपरेशन और आपकी जिसको कहते हैं ना, आपका अज़्म चाहिए। सब कुछ बेहतर हो सकता है अगर आप साथ हों। अगर आप ही साथ नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। सही। इसी तरह अपने शो के एंड पे पहुँचते हैं। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को आपकी कीमती एडवाइस बहुत ज़्यादा काम देगी और जो है इस शो से आपको रिसोर्सेज़ जो है मिले होंगे और आप उनको इस्तेमाल करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना टाइम निकाला और अपना ओपिनियन शेयर किया और हम इसी तरह मिलेंगे अगले हफ्ते एक और बेहतरीन एपिसोड के साथ। खुदा हाफ़िज़।